नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पूरे एक वर्ष के करेंट अफेयर को आप क्विक रिवीजन टाइप देखेंगे। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं पूरे एक वर्ष की करेंट को। और आज के सेशन में जो पहला प्रश्न है वह चालू खाता घाटा से संबंधित है। हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने बात कर लिया था कि चालू खाता घाटा क्या है। बहरहाल प्रश्न आया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बाकी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले चालू खाता घाटा हम देख लेते हैं क्या होता है। चालू खाता घाटा को ये बातें तो लिखी हुई हैं, आसान भाषा में समझिए। ये ए नामक देश है, ये बी नामक देश है, वैश्वीकरण का युग है, एक दूसरे से ये आयात और निर्यात कर रहे हैं। जो निर्यात किया गया है ए नामक देश के द्वारा बी नामक देश को, इसकी जो मात्रा है मान लेते हैं 100 रुपये की, लेकिन जो आयात किया गया है 120 रुपये। ठीक है, तो यहां पर अब बात होगी कि आयात और निर्यात किसका किया गया है। तो आयात और निर्यात, यहां पर आयात प्लस निर्यात, यहां गुड्स और सर्विसेज की बात की जा रही है, वस्तु और सेवा की। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो चालू खाता घाटा, याद हो तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि यहाँ पर दो खातों की हम लोगों ने बात की थी, दृश्य खाता और अदृश्य खाता। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था कि अदृश्य खाते में जो सेवाएं हैं और कुछ अन्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर भारत के पोर्ट से किसी दूसरे देश को निर्यात किया जा रहा है वस्तु, तो उसकी गणना हम कर सकते हैं अपने रजिस्टर में, उसे हम शामिल कर सकते हैं कि इतनी कीमत की इतनी मात्रा में वस्तु किसी देश को भेजी गई। लेकिन हम सेवाओं के बारे में तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उसे अदृश्य खाता की बात कही गई है। भुगतान संतुलन भी इसी से संबंधित है। भुगतान संतुलन की बात करते हैं तो उसमें दो खातों की हम लोगों ने बात की थी, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। उसमें से एक खाते अर्थात चालू खाता की हम बात कर रहे हैं। अब इसको जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो तो उसे हम चालू खाता कहते हैं। ये कौन कर रहा है? एक देश दूसरे देश के साथ। यहां पर देखें ये क्यों होता है, चालू खाता घाटा होता क्यों है। तेल का आयात, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत विश्व के अलग अलग देशों से अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 85% आयात करता है या आयात से पूरा करता है। अब यहां पर दो बातें हैं। आयात जो करता है उसकी मात्रा नहीं बढ़ी, मतलब 85% ही हमने आयात किया, लेकिन किसी कारणवश वैश्विक परिस्थितियों की बात कर लें, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध, मान लेते हैं सूडान की बात कर लें, थोड़े समय के लिए मान लीजिए, वहां गृह युद्ध चल रहा है। उस गृह युद्ध की समस्या की वजह से सप्लाई चेन अगर उस देश से होकर के भारत में तेल का निर्यात आयात होता था, वो बाधित हो गया। अब बाधित हो गया अर्थात आपूर्ति कम हो गई या सप्लाई कम हो गई, कीमतें बढ़ जाएंगी। और मुद्रास्फीति अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस वस्तु की अगर आपूर्ति कम होती है या आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको जब जाएंगे कि इन्फ्लेशन में कौन कौन सा इन्फ्लेशन है, तो जब आपूर्ति में कमी की वजह से या आपूर्ति में समस्या की वजह से अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसे हम बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, कैसे वृद्धि हो रही है, किसी कारणवश वैश्विक परिस्थितियों से हो सकती है, तो फिर हमारा जो आयात लागत है वो बढ़ जाता है, और आयात लागत बढ़ेगा यानी कि चालू खाता घाटा हमारा बढ़ेगा। यहाँ पर व्यापार घाटा है वो 12 अरब डॉलर बताया गया है। सोने के आयात की बात करूं, सोना हमारे देश में विशेष आकर्षण का केंद्र है आधी आबादी के लिए। न केवल आधी आबादी के लिए, पुरुषों के लिए भी। आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं कौन कौन से बाबा हैं, चैन वाले बाबा हैं और सोने के शर्ट वाले बाबा हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इन सभी कारणों से जो सोने का आयात किया जाता है, चूंकि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में होता नहीं है, हमारी आवश्यकताएं अधिक होती हैं आभूषण के लिए और निवेश के लिए भी, उसे सुरक्षित निवेश माना जाता है,
ठीक है। ऐसी स्थिति में हम आयात से पूरा करते हैं। आयात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमें विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना पड़ता है। अगर विदेशी मुद्रा हमारे पास है तो ठीक बात है, अगर नहीं है तो हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा और उसके बदले जब हम खरीदेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि हम $10 खरीद रहे हैं तो उसके मुकाबले हमने जो पेमेंट किया, अगर हम ₹100 का पेमेंट कर रहे हैं, $10 के लिए, सॉरी 1000 का पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब यही निकल रहा है कि हमारे मुद्रा की वैल्यू कम है और इस मुद्रा की वैल्यू कम है क्योंकि इसकी वैश्विक मांग भी अधिक है। यहाँ पर आयात में वृद्धि की वजह से जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी आती है, और न केवल कमी आती है, जब हम प्रभावों की बात करेंगे तो इससे भारत की मुद्रा का जो मूल्य है वो कम होता है। ठीक है, इन सभी बातों को आप लोगों ने समझा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किसी देश द्वारा आयातित कुल वस्तुओं और सेवाओं पर निर्यातित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य पर अधिकता को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। चालू खाता घाटा बढ़ने के कारण देश की मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। सही बात है। तो दोनों को आप लोगों ने सही कर तो दिया, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, दोनों ही सत्य हैं। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा? डी होगा, न तो एक न ही दो। क्लियर? आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। यहां पर टोकनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब टोकनाइजेशन के संदर्भ में आपसे कहा जा रहा है, तो यहां पर देखें, मान लीजिए आप ए नामक दुकान पर गए हैं। ये क्या है? दुकान। और कौन गया है? ठीक है, यहां बी और सी गए हैं। अब दोनों लोग गुट बना करके गए हैं कि काम करते हैं, समोसा एक व्यक्ति लेगा और धीरे से खा करके हम निकल लेंगे, पैसा नहीं देंगे। तो ये पैसा बचाने के लिए गए हैं। लेकिन वहां पर गए तो उस दुकानदार ने क्या किया है कि ये व्यक्ति है जो कैश काउंटर पर बैठा है और एक दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पर डी हम कह लेते हैं, ये समोसे तल रहा है और देने का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब आपने क्या किया, ये जो तिकड़मबाजी लगा करके गए थे, उस तिकड़मबाजी को तो ये पूरा कर नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसने कहा है कि भैया पहले टोकन लो, पेमेंट पहले करो, बाद में आप समोसे लेना। अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब पेमेंट करेंगे तो एक आपको टोकन देगा। किसको? आपको। और कहेगा कि जाओ अब यहाँ पर ये दिखा करके इससे समोसे ले लेना। जो टोकन दे रहा है वो क्यों दे रहा है? कि आप समोसा खा करके धीरे से निकल ना जाए। तो इसमें जो वित्तीय जोखिम उसके सामने था, उस वित्तीय जोखिम को इसने कम कर लिया टोकन के माध्यम से। अब यही कुछ व्यवस्था, उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, आपका एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, जो भी आपका है, या मतलब प्लास्टिक मनी समझ लीजिए, इस पर कुछ डिजिट लिखे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके दूसरे तरफ 3 डिजिट लिखा होता है जो गोपनीय होता है। अगर आपने किसी को दे दिया तो फ्रॉड हो सकता है, अगर कार्ड नंबर सब कुछ दे दिया तो। थोड़ी देर के लिए समझिए, मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट या अमेजन या किसी भी ई कॉमर्स कंपनी से आपने कुछ खरीदा, वहां पर आपने डिजिटली पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, उस वेबसाइट पर सब कुछ आपका सेव हो गया। उस वेबसाइट ने आपके कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, सब कुछ को सेव कर लिया, और जब आप दूसरी बार पेमेंट करने जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती, वहीं पर सेव होती हैं। तो यहाँ पर आपकी गोपनीयता प्रभावित हो रही है, आपका जो संवेदनशील डेटा है वो डेटा प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में अब जो टोकनाइजेशन की शुरुआत की गई, जो बातें कही गई है, इसका मतलब यह है कि इस डेटा को एक थर्ड पार्टी, आप यहां पर कहेंगे एक ऐसा एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, यहां पर आप देंगे, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, और ये सब कुछ लेने के बाद आपसे क्या करेगा, सुरक्षित तरीके से आपको एक टोकन जनरेट करके देगा। अब आप ये जो है इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आपको जो टोकन मिलेगा उस टोकन के माध्यम से किसी भी ई कॉमर्स पर आप भुगतान कर लेंगे। आपका जो संवेदनशील डेटा है वो डेटा नहीं जा रहा है, केवल एक टोकन जा रहा है। टोकन मनी अगर याद हो तो सरकार, मान लीजिए थोड़े समय के लिए ऐसे समझ लीजिए, सरकार ने ये किया कि भैया आपको जो मैं पैसा दे रहा हूं टीकाकरण के लिए, आप टीकाकरण, लगातार लाइन लग गई थी जब टीकाकरण किया जा रहा था,
तो उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को भी सरकार ने अलॉट कर दिया कि एक काम करिए, आप यहाँ से लोगों को टीकाकरण दीजिए, टीका लगाइए। लगाने की बात हो गई, ठीक बात है, लेकिन पेमेंट कहाँ से होगा? सरकार ने ये देखा कि अगर पेमेंट हम, जो व्यक्ति टीका लगवाने जा रहा है वो टीका लगवाने का पैसा लेकर के शाम को कहीं और पहुंच गया और वो नमकीन खाने लगा। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए उसने एक टोकन दे दिया, पहले ही हॉस्पिटल को पेमेंट कर दिया कि भैया इस व्यक्ति का ये आधार नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, और यहाँ पर अगर ये जाता है लगवाने के लिए तो उसके मोबाइल नंबर पर एक टोकन नंबर भेज दिया जाएगा। वो टोकन नंबर जाकर के हॉस्पिटल में दिखाएगा, उसका पेमेंट पहले हो गया है, उसको टीका लग जाएगा। तो ये टोकन दिया गया है, इसी टोकन मनी की बात की जा रही है। अब यहाँ जो बातें बताई गई हैं, देखिए क्या है टोकनाइजेशन? कार्ड की डिटेल्स को एक यूनिक वैकल्पिक कोड में बदलना, जो मैंने आपको बताया। इसका उद्देश्य क्या है? भुगतान प्रणाली में कार्ड की व्यवस्था को खत्म करना। जो कार्ड आपके पास है धीरे धीरे उसको खत्म किया जाएगा। टोकन सेवा प्रदाता कंपनी को आरबीआई के समक्ष पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जो बातें यहाँ पर बताई गई थी उन सभी बातों को समझने के बाद आते हैं इस पर, और देखिए इसका उद्देश्य भुगतान प्रणाली में कार्ड की व्यवस्था को खत्म करना, बिल्कुल सही बात है। टोकन सेवा प्रदाता कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? उपर्युक्त में से कौन सा से कथन असत्य है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, और सी कह रहा है एक और दो दोनों, और डी कह रहा है न तो एक न तो दो। स्वाभाविक सी बात है, दोनों ही सही हैं, तो असत्य नहीं है, डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर देखें। फिएट मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब फिएट मनी होती क्या है इसको समझ लेते हैं। फिएट मनी क्या है? मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये का नोट है, जो आजकल दिखाई बहुत कम दे रहा है। बेचारा इसमें चिप लग रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, अब धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहा है। कहीं कोई खतरे की घंटी तो नहीं है दोस्तों? ऐसा कुछ हो सकता है। अब जो भी हो, फिलहाल इस पर लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। ठीक, कौन? उस पर नीचे सिग्नेचर होता है आरबीआई गवर्नर का। एक बात बताइए, ये जो मनी है ये इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन इस कागज का वैल्यू उतना ही है जितना इस पर लिखा गया है? बिल्कुल नहीं है। यही है फिएट मनी। लेकिन ये जारी कौन कर रहा है? चल कैसे रहा है? क्योंकि यह सरकार के द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय बैंक, सरकार कह लीजिए, सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब आप कहें कि एक चेक जारी कर दिया गया है, चेक जारी कर दिया गया, तो क्या हम इसे कहेंगे कि ये फिएट मनी है? बिल्कुल नहीं। हम चेक को फिएट मनी नहीं कहेंगे। तो फिएट मनी के बारे में जो पूछा गया है, देखिए फिएट मनी जारी कौन करता है? सरकार। इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, जो मैंने यहाँ पर बताया कि इस कागज का कोई मूल्य नहीं होता। इस पर जो अंकित मूल्य है, चूंकि सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उस पर वचन दिया गया है, इसलिए वो वैध होता है। कानूनी रूप से उसे लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। चेक फिएट मनी नहीं है। अब क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? यह सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसी देश की फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है, जिसे उसके केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब चाहे 2000 रुपये की जो बात हुई थी वो आपको भौतिक रूप से दिया जाए या वही पैसा आपको वर्चुअल रूप में दिया जाए, डिजिटल रूप में, उसकी वैल्यू तो उतनी ही है और सारी प्रोसेस वो लागू होगी उस पर। तीसरा, बैंक द्वारा जारी किया गया चेक फिएट मनी का एक उपयुक्त उदाहरण है? कतई नहीं। आपसे सही पूछा गया है, तो यहां पर बताइए, एक और दो केवल सही है, सी विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। यहां पर देखें, डिजिटल बैंकिंग इकाई। अब डिजिटल बैंकिंग इकाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं संक्षेप में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे। डिजिटल बैंकिंग के बारे में बात की जा रही है। डिजिटल बैंकिंग, आपके हाथ में सब कुछ मोबाइल के माध्यम से सिंगल क्लिक पे सब कुछ पेमेंट हो रहा है, क्यूआर कोड के माध्यम से। हाँ भैया, थोड़ा भेजना पैसा, यार मैं पेट्रोल पंप पे फंस गया हूँ,
मैं पेट्रोल तो डला लिया लेकिन मेरा अभी चल नहीं रहा है, पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे कुछ भी नहीं चल रहा है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या, ठीक है, वहाँ से क्यूआर कोड भेजो, क्यूआर कोड भेजा आपने, स्कैन किया, तुरंत पेमेंट हो गया। डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। अब यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग इकाई एक विशेषीकृत नियत बिंदु व्यवसाय इकाई केंद्र है। यह क्या क्या करता है? डिजिटल बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं को वितरित करता है। किसको? उत्पादों और सेवाओं को वितरित कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यह 24x7 24 घंटे सातों दिन मौजूदा वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने का काम करता है। 2 बजे रात में ज़रूरत हो, 3 बजे रात में ज़रूरत हो, आपको कहीं पर भी फिजिकली कैश लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। वित्तीय उत्पाद जितने हैं उससे संबंधित सेवाएं हैं आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। एक निश्चित न्यूनतम डिजिटल आधारभूत संरचना केंद्र के रूप में ये कार्य करेगा, न्यूनतम जिससे आपका कार्य चल सके। अब एक बात सोचिए कि कोविड-19 के दौरान सब लोग घर में थे, बैंक कैसे काम कर रहा था? बैंक तो चल नहीं रहा था, बैंक में भी तो उनको भी तो कोरोना हो सकता था, बैंक कर्मचारी भी नहीं जा रहे थे, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था ये जो न्यूनतम डिजिटल आधारभूत संरचना है उसके माध्यम से सब कुछ स्मूथली चल रहा था। आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर रहे थे, आप ऑनलाइन जितने भी वॉलेट हैं उनके माध्यम से पेमेंट कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था डिजिटल, ठीक है। आधारभूत संरचना, न्यूनतम आधारभूत संरचना। स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो देश के कोने कोने तक डिजिटल बैंकिंग का लाभ पहुंचाना, वित्तीय समावेशन को अधिक व्यापक बनाना, नागरिकों के बैंकिंग अनुभव में उल्लेखनीय सुधार करना। जितना आसान होगा उतना ही आपका अनुभव बढ़ेगा और उतना ही आप उससे और ज़्यादा फ्रेंडली होते जाएंगे, यूज टू होते जाएंगे। सेवाओं को ग्राहकों के अनुकूल बनाना। अब यहाँ पर कब हो सकता है? जब कागज रहित हो, सुरक्षित हो और कनेक्टेड वातावरण हो। कनेक्टेड वातावरण, जो एक व्यक्ति है जो जिसके खाते से डेबिट होना है, जिसके खाते में क्रेडिट होना है, सबके साथ कनेक्टिविटी की बात हो रही है, बैंक कनेक्टिविटी की बात हो रही है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात हो रही है। यहाँ पर कागज रहित, अब कैश में थोड़ी लेकर के आप मोबाइल में डाल देंगे और दूसरा मोबाइल में उधर प्राप्त कर लेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सुरक्षित हो तभी ये बढ़ेगा। जो बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं हैं उन तक पहुंच बढ़ेगी, पहुंच बढ़ाना। उन्नत डिजिटल अनुभव प्रदान करना, किसको? नागरिकों को, जो उपभोक्ता हैं। मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय स्वयं सेवा, सेल्फ सर्विस मोड में डिजिटल रूप से प्रदान करना। इसके लिए अर्थात इस हेतु सुविधाजनक लागत प्रभावी बैंकिंग सुनिश्चित करना, साथ ही साथ डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करना, साइबर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा उपायों पर ग्राहक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, ताकि लोग बिना डरे इस सुविधा का लाभ ले सकें और इस दिशा में आगे बढ़ सके। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, डिजिटल बैंकिंग इकाई मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय स्वयं सेवा मोड में डिजिटल रूप में प्रदान करती है। सही बात है। इनका उद्देश्य ग्राहकों को बैंकिंग उत्पादों व सेवाओं तक कागज रहित एवं उन्नत डिजिटल पहुंच प्रदान करना। साथ ही साथ ये क्या कह रहा है? तीसरा, इनके माध्यम से ग्राहकों व व्यवसायियों को इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग, डेबिट व क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर और पॉइंट ऑफ सेल जहां पर खरीद बिक्री की जा रही है आदि सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। अब आपसे पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। देखिए, अब जो आपसे चौथा प्रश्न पूछा गया है उसके आधार पर देखिए सही पूछा गया है, तो तीनों ही सही हैं। तीनों सही होंगे तो आपका सही विकल्प डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड। अब यहां पर इंटरमीडियरी फंड की बात की जा रही है, इसको देख लेते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि जो कोविड-19 आया था, कुछ इसके पृष्ठभूमि से जोड़ करके देखिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। भारत ने उस समय ये कहा था कि जो वैक्सीन बनी हैं, आप दवाएं कह लीजिए, जो दवाएं बनाई गई हैं उन दवाओं पर पेटेंट होगा, ठीक है, पेटेंट होगा, क्योंकि जो भी कंपनी बनाई है, जो भी देश बनाया है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र का हो, निजी क्षेत्र की कंपनी हो, वो लाभ कमाएगा। लाभ कमाने के लिए पेटेंट ले लेता है ताकि उसका कोई कॉपी ना कर सके और मुझे उसका लाभ मिले, क्योंकि मैंने बड़े पैमाने पर उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है और तब जा कर के रिजल्ट आया है।
ठीक है। भारत ने ये कहा था कि कोविड-19 की वजह से विश्व के ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास न तो वैक्सीन की सुविधा अवेलेबल है, न ही इक्विपमेंट अवेलेबल है और न ही उससे संबंधित मास्क या पीपी किट की जो बात की जा रही थी, कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो इसका भार वहन नहीं कर सकते, जैसे दक्षिण अमेरिका के देश, और आप अफ्रीकी देश, कई देशों की बात कर सकते हैं। गरीब हैं, साक्षरता का स्तर कम है, साथ ही साथ उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो R&D पर खर्च कर सकें, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर सकें। भारत ने ये कहा कि भैया आप पेटेंट से कुछ समय के लिए छूट दे दो ताकि ये लोग भी जी सकें, इनको भी दवाएं दी जा सकें या वैक्सीनेशन इनका भी किया जा सके। कुछ देशों ने माना, कुछ कंपनियों ने विरोध किया, इत्यादि इत्यादि बातें। अब इसकी स्थापना की बात की जा रही है कि विश्व बैंक के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तकनीकी सहायता कौन दे रहा है स्थापना में? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महामारी है, जो कोविड-19, इस महामारी को रोकना है या रोकथाम को और मजबूत करना है। क्या किया जाएगा इस फंड से? फंड से वैश्विक स्तर पर चिकित्सा सुविधा जो अंतराल है, गैप है, भारत में तो फिर भी सुविधाएं हैं, उन देशों में जिन देशों में सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, चिकित्सा सुविधा, उन देशों को उपलब्ध कराना इस फंड के माध्यम से। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो फंड है, इसके माध्यम से, या भारत की बात करें तो भारत की भी इसमें प्रतिबद्धता है, भारत भी इसमें सहायता कर रहा है, सहयोग कर रहा है। सारी बातें समझ में आ गई। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि इस फंड की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की रोकथाम करना है। इस फंड से वैश्विक स्तर पर चिकित्सा सुविधा अंतराल को कम किया जा सकेगा। तीसरा कह रहा है इसे विश्व बैंक द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है। आपसे पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन असत्य हैं। अब यहां देखें, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर जो आपके सामने है, आप लोगों ने सब कुछ देखा और उसके बाद चूंकि असत्य पूछा गया है और सभी सत्य हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? छठा प्रश्न, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा शब्द डूम लूप किससे संबंधित है? अब इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। डूम लूप के बारे में यहां पर देखें, अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि जो यूरोप है यूरोप अर्थात यूरोपीय देशों की बात की जा रही है और डूम लूप की ओर बढ़ रहा है, समस्या वहां पर बढ़ सकती है। अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। इन सबको हम बाद में पढ़ेंगे। यहां पर देखें, यह ऐसी स्थिति है जब अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के लिए, वहां पर अगर कोई समस्या हुई तो उस समस्या का प्रभाव अर्थव्यवस्था के दूसरे इंस्टीट्यूशन में या दूसरे सेक्टर में प्रभाव देखा जा रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को कोरोना हुआ और उसने दूसरे व्यक्ति को भी छींक खांस करके थूक के पकड़ा दिया। अब वो समस्या उसको भी हो गई और धीरे धीरे ये जो संक्रमण का जाल है वो फैलता चला गया और अंततः सभी लोग उससे ग्रसित हो गए। यही बात आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। यहां से शुरू करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो, अर्थात आर्थिक जो ग्रोथ है वो स्लो है। अब ये क्यों है, अभी उस पर आएंगे। अब जब ऐसा होगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कमजोर होने लगेंगे, और जब फाइनेंशियल अर्थात वित्तीय संस्थान, जैसे बैंक की बात कर लीजिए, जितने भी वित्तीय संस्थान हैं सबको मिलाकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, केवल एक बैंक की बात नहीं की जा रही है। बैंक भी वित्तीय संस्थानों में से एक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिक या एसेट जो प्राइस हैं, जो हमारी परिसंपत्ति है, जैसे मान लेते हैं यह मेरी एक परिसंपत्ति है, इसका मूल्य जो है वो कम हो जाएगा, या फिर बहुत स्लोली ग्रोथ कर रहा है, बहुत धीरे धीरे। एक साल में पता चला कि आधे प्रतिशत इसमें वृद्धि हुई। जब ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे अपना पैसा निकालने लगेंगे, निकलने लगेंगे।
और जैसे जैसे ये निकलेंगे, अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अपने एसेट को अनलोड करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे ये अब बहुत तेजी से बेचना शुरू कर देंगे। और जब यहाँ पर यह स्थिति होगी तो जो एसेट है मतलब परिसंपत्ति है, उसका प्राइस अर्थात उसका मूल्य कम होने लगेगा। अब मान लीजिए तेजी से कोविड-19 की बात कर लीजिए, उस दौरान बहुत सस्ते में लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे थे, समस्या थी। तो यहाँ पर वैसे में अब डिमांड, वहाँ पर सप्लाई बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ गई है लेकिन कोई खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है तो एसेट का जो प्राइस है वो लगातार कम होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा परिसंपत्तियों का मूल्य। और जब ये स्थिति होगी तो बैंक लैंड लेस एंड पीपल स्पेंड लेस, मतलब बैंक लोगों को मतलब ग्राहकों को, ग्राहक शब्द ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, कम लोन देगा। कम लोन देगा तो वो क्या करेंगे, उनके पास पैसा भी कम होगा, ये भी कम होगा। और जब कम होगा तो वो क्या करेंगे, खर्च भी अपना कम करेंगे। और यहीं से जब खर्च की बात आ रही है तो एक बात सोचिए कि खर्च नहीं होगा अर्थात मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो इसका मतलब निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा अर्थात उनकी क्रय क्षमता कम हो जाएगी। और क्रय क्षमता कम होने का मतलब ये जो साइकिल है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर देगा। यहीं से हमने शुरुआत किया था। तो एक स्थिति यहां पर हमने देखा, या यहां से ले लीजिए, इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, इसी को कहा गया है डोम लूप। यहां तक बातें क्लियर हैं? अब कुछ बातें जो लिखी गई हैं उसको देख लीजिए। डोम लूप भेद्यता का ये चक्र है, चक्र ही तो है, साइकिल। इसमें अर्थव्यवस्था में अस्थिरता से देश की बैंकिंग प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। क्लियर? डूम लूप का खतरा, एक देश को डूम लूप का खतरा तब होता है जब उसकी आर्थिक प्रणाली के एक हिस्से को पहुंचा आघात दूसरे हिस्से को भी प्रभावित करता है। आप लोगों ने समझ लिया? अब समझ लिया है तो आंसर भी दे दीजिए। यहां पर देखिए यह किससे संबंधित है। स्वाभाविक सी बात है, आप कहेंगे कि डी ऑप्शन सही है, देखने की जरूरत ही नहीं है। क्षोभ मंडल खोज किया गया इत्यादि ये सब नहीं है। उत्तरी अमेरिका ये भी नहीं, यह प्रजाति वो भी नहीं, बैंकिंग प्रणाली से संबंधित एक स्थिति है। यहां तक बातों को आप लोगों ने समझा। चलिए आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और वैल्यूएबल कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करें। अगर आपने अभी तक संस्कृति IAS का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों तक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, समय पर पहुंचता रहे और आप उसका लाभ ले सकें, आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।